Hello friends, I am Rishabh Mittal from Brainmaker coaching classes. Today we are discuss about the democracy. जैसे कि आपको पता ही है कि आज हम डेमोक्रेसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम जान लेते हैं कि जो डेमोक्रेसी है वो कैसे डेवलप हुई है, उसका स्ट्रक्चर के बारे में, इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में उसके जान लेते हैं। फर्स्ट अगर हम बात करें डेमोक्रेसी के मीनिंग की बात करें तो इसका जो जनरल मीनिंग है, जो आप सबको पता ही है कि जो इसका जनरल मीनिंग है वो है जो गवर्नमेंट होती है, जो रूलर होता है वो इलेक्ट बाय द पीपल होता है, इलेक्ट बाय द पीपल। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसका जो डेमोक्रेसी वर्ड है वो कैसे डेवलप हुआ है, तो वो एक ये ग्रीक वर्ड है, ये ग्रीक वर्ड है जो कि दो वर्ड्स के मेल से बना है, डेमोस एंड कैरेटोस। डेमोस एंड कैरेटोस से मिलकर बना है। डेमोस का अर्थ है पीपल और कैरेटोस का अर्थ है पावर या कैपेसिटी। तो जो डेमोक्रेसी का रियल मीनिंग है तो हम बोल सकते हैं जो डेमोक्रेसी का रियल मीनिंग है, पीपल हैव पावर और कैपेसिटी to rule themselves। तो इसमें ये बोला गया है, जो डेमोक्रेसी के मीनिंग में ये बोला गया है कि पीपल्स के पास पावर है, उसके पास इतनी कैपेसिटी है कि वो अपने ऊपर शासन कर सके। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो जो इब्राहिम लिंकन है, जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने जो डेमोक्रेसी की बहुत ही ज़्यादा अच्छी एग्जांपल दी थी, जो उन्होंने अच्छी डेफिनेशन जो दी थी वो थी कि जो गवर्नमेंट होती है डेमोक्रेसी में वो फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल। तो ये जो गवर्नमेंट होती है वो फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल एंड द बाय द पीपल होती है। अगर हम बात करें, ये एक जनरल डेफिनेशन है जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन मार्क जो हमको देखने को मिलते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो कौन से पीपल्स हैं जो गवर्नमेंट को गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करेंगे, इसमें कि कौन से पीपल हैं। और इलेक्शन के बारे में बात करेंगे, इलेक्शन है तो इलेक्शन कैसा होगा, तो इसके बारे में बहुत सारी कंफ्यूजन है जो इसमें देखने को मिलती है। तो कुछ जो थिंकर्स हैं, कुछ हमारे थिंकर्स हैं, उन्होंने डेमोक्रेसी को 2 टाइप्स में डिवाइड किया है। तो फर्स्ट है डायरेक्ट डेमोक्रेसी और सेकंड है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। अगर हम बात करें डायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात करें तो इसमें जो कंट्रोल होता है, इसमें जो कंट्रोल होता है एंड इसकी जो अथॉरिटीज होती हैं, तो जो कंट्रोल और अथॉरिटीज होती हैं वो किसके पास होती हैं, तो वो सारी किसके पास होती हैं, पीपल्स के पास। तो वो सारी किसके पास होती हैं, पीपल्स के पास होती हैं। तो जो इसकी अगर एग्जाम्पल की बात करें, डेमोक्रेसी की जो अच्छी बेस्ट एग्जाम्पल है वो है स्विट्जरलैंड। तो इसकी जो अच्छी बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी पाई जाती है, इसमें जो जो पार्टिसिपेट करते हैं वो इसको सिर्फ पार्टिसिपेट नहीं करते लोग, इसमें जो लोग होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल भी होते हैं और किसी पॉलिसी को इंप्लीमेंट भी करते हैं। नेक्स्ट आ गया इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। अगर हम इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात करें, इसमें जो पीपल्स होते हैं वो पीपल डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, तो वो पार्टिसिपेट कैसे करते हैं, वो इनडायरेक्ट तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं। तो वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को
भेजते हैं। तो अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजते हैं, जो गवर्नमेंट है तो उनके अकॉर्डिंग काम करती है। तो ये फर्स्ट हो गया डायरेक्ट डेमोक्रेसी, और सेकंड हो गया इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी की जो बेस्ट एग्जांपल है वो हम बोल सकते हैं इंडिया, वो बोल सकते हैं इंडिया। तो अगर हम अब नेक्स्ट बात करें, तो आपको पता ही है, आप हमारी जो कंट्री में, बहुत सारी कंट्री में अलग अलग तरीके की जो गवर्नमेंट है वो पाई जाती है। तो इसको किसी भी कंट्री के बारे में जानने के लिए कि वो डेमोक्रेटिक कंट्री है या नहीं है, तो उसके लिए हमको उसकी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को देखना चाहिए। क्या देखना चाहिए? फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से हम ये पता कर सकते हैं कि कौन सी कंट्री डेमोक्रेटिक है और कौन सी कंट्री डेमोक्रेटिक नहीं है। उससे पहले हमको ये जानना चाहिए, उससे पहले हमको ये जानना चाहिए, तो फर्स्ट हम बात करते हैं मोनार्की के बारे में। फर्स्ट हम बात करते हैं मोनार्की के बारे में। जो मोनार्की होता है उसमें जो रूल करता है वो कौन करता है? तो रूल करता है किंग। तो मोनार्की में जो रूलर होता है वो किंग होता है। किंग के बाद जो उसकी पावर्स है वो किस में ट्रांसफर हो जाती हैं? तो वो ट्रांसफर हो जाती हैं प्रिंस में। और अगर हम नेक्स्ट बात करें, हम डिक्टेटरशिप की बात करें, अगर हम डिक्टेटरशिप की बात करें तो डिक्टेटरशिप में एक वन पर्सन या वन ग्रुप है, वन पर्सन या वन ग्रुप, वो रूल करता है। तो वो अपने अकॉर्डिंग सारे लॉज बनाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, एक होता है मिलिट्री रूल। तो मिलिट्री रूल में क्या होता है कि जो सारी पावर्स हैं वो किसके अंडर आ जाती हैं? वो आर्मी के अंडर आ जाती हैं। तो आर्मी चीफ होते हैं या आर्मी हेड होते हैं, तो सारी पावर्स उनके अंडर आ जाती हैं। वो अपने अकॉर्डिंग जो कंट्री का लॉ है उसको मेंटेन करते हैं। और जो बेस्ट आ जाता है, नेक्स्ट आता है डेमोक्रेसी। जो नेक्स्ट आता है वो है डेमोक्रेसी। इसमें कैसी गवर्नमेंट होती है? तो इसमें इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है। तो इसमें इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है जिसे, जो कि लोगों के द्वारा इलेक्ट की जाती है। तो अगर हम अब फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करें, तो किसी भी कंट्री के बारे में बात करें कि अगर हम किसी कंट्री के बारे में जानना चाहते हैं कि वो डेमोक्रेटिक कंट्री है या नहीं है, तो उसकी जो गवर्नमेंट की फॉर्म है उसको हम देख के ये पता लगा सकते हैं कि वहां पे मोनार्की सिस्टम, जो मोनार्की सिस्टम की गवर्नमेंट है, डिक्टेटरशिप की गवर्नमेंट है, या मिलिट्री रूल है, या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। अब हम जो डेमोक्रेटिक के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, इसकी इंपॉर्टेंस है, उसके बारे में जान लेते हैं। तो अगर हम फर्स्ट बात करें कि जो डेमोक्रेसी होती है, डेमोक्रेसी में जो फाइनल डिसीजन होता है तो वो किसके पास होता है? इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास, इलेक्टेड मेंबर रिप्रेजेंटेटिव के पास, जो कि लोगों के द्वारा इलेक्ट किया जाता है। अगर हम बात करें, अगर इसकी हम एग्जांपल की बात करें कि जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है, सॉरी, जो फाइनल डिसीजन मेकिंग की पावर होती है वो किसके पास होती है? इलेक्टेड मेंबर्स के पास। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, पाकिस्तान, पाकिस्तान में जो एक रूलर थे जिसका नाम था परवेज मुशर्रफ। परवेज मुशर्रफ
तो परवेज मुशर्रफ ने अक्टूबर 1999 में अपने आप को चीफ एग्जीक्यूटिव डिक्लेयर कर दिया। क्या डिक्लेयर कर दिया? चीफ एग्जीक्यूटिव। चीफ एग्जीक्यूटिव डिक्लेयर कर दिया। तो जो परवेज मुशर्रफ हैं, तो उन्होंने जो ये उसके बाद उन्होंने 2002 में एक रेफरेंडम पास कराया। उन्होंने एक रेफरेंडम पास किया। उन्होंने एक रेफरेंडम पास किया। अगर हम बात करें कि रेफरेंडम क्या होता है, तो रेफरेंडम में आपके पास दो ही ऑप्शन होती है, या तो यस होती है और या नो होती है। तो उन्होंने एक 2002 में एक रेफरेंडम पास करवाया। तो इस रेफरेंडम के अकॉर्डिंग उनको 5 ईयर की एक्सटेंशन मिल गई। रेफरेंडम में उन्होंने अपने आप को 5 ईयर की एक्सटेंशन दे दी। उसके बाद 2002 में ही उन्होंने एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर पास किया। उन्होंने एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर लीगल फ्रेमवर्क एक ऑर्डर पास किया, जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने जो प्रेसिडेंट है उसकी पावर्स को इंक्रीज कर दिया। उनकी पावर को इंक्रीज कर दिया ताकि वो नेशनल लेवल पे और स्टेट लेवल पे रूल कर सकें। जो नेशनल लेवल पे और स्टेट लेवल पे रूल कर सकें। तो और उन्होंने अपने आप को जो चीफ एग्जीक्यूटिव की जो उपाधि दी थी, तो उसको उन्होंने क्या कर दिया, जो चीफ एग्जीक्यूटिव को है वो अपने आप को चीफ एग्जीक्यूटिव को एज ए प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया। तो क्या हम ये मान सकते हैं कि जो फाइनल डिसीजन है, तो उसकी जो पावर है वो किसके पास है? तो वो एक एग्जीक्यूटिव, जो चीफ एग्जीक्यूटिव है, तो इसको हम डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि इसको हम बोल सकते हैं मिलिट्री रूल। इसको हम बोल सकते हैं मिलिट्री रूल। ये एक डेमोक्रेसी कंट्री नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करें फ्री एंड फेयर इलेक्शन। अगर हम बात करें कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए, कि जैसे कि अगर हम इंडिया की बात करें, तो इंडिया की बात करें, आपको पता ही है यहां पे जो पार्टीज होती हैं, बहुत सारी पार्टीज होती हैं जिसमें आप जिसके अकॉर्डिंग आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। पार्टीज के अकॉर्डिंग पार्टिसिपेट कर सकते हो, या आप इंडिविजुअली या तो आप डायरेक्ट पार्टिसिपेट कर सकते हो, या आप इंडिविजुअली पार्टिसिपेट कर सकते हो। अगर हम किसी और की बात करें, किसी और कंट्री की बात करें, हम चाइना की बात करें। अगर हम चाइना की बात करें, तो चाइना में क्या डेमोक्रेटिक कंट्री है? चाइना में क्या डेमोक्रेटिक कंट्री है? तो जो चाइना की अगर हम बात करें, चाइना में कैसा सिस्टम है? वहां पे सिंगल पार्टी सिस्टम है। वहां पे कैसा सिस्टम है? सिंगल पार्टी सिस्टम है। तो अगर हम इसके बारे में बात करें कि जो वहां पे जो पार्लियामेंट है उसको क्या बोला जाता है? नेशनल पीपल कांग्रेस।
उसको बोला जाता है नेशनल पीपल कांग्रेस। और वहां पे जो नेशनल पीपल कांग्रेस के मेंबर्स हैं, वो मेंबर्स कितने हैं? 3000 मेंबर हैं, जिसके पार्लियामेंट के 3000 मेंबर्स हैं। तो जैसे कि हमने बात करी थी कि चाइना में सिंगल पार्टी सिस्टम है, तो अगर किसी भी मेंबर को एनपीसी का मेंबर बनना है, नेशनल पीपल कांग्रेस का मेंबर बनना है, तो उसके लिए अप्रूवल लेनी पड़ती है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से। तो उनको जो है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से जो अप्रूवल लेनी पड़ती है। तो ये जो सिंगल पार्टी का इन्फ्लुएंस है, तो इस वजह से ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री से आप किसी भी पार्टी के साथ लड़ सकते हो। जो पार्टीज हैं दो या दो से ज्यादा भी हो सकती हैं, आप इंडिविजुअल भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो इस वजह से जो चाइना है वो भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करें वन वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव अ वन वैल्यू। जो अगर हम बात करें इसमें, ये सिंपली हम अगर इसको समझने की बात करें कि जो सिंगल वोट की वैल्यू है, अगर वन वोट की वैल्यू है तो वो कितनी होनी चाहिए? वन ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर हम कॉमन पीपल है, अगर जो आम पीपल है, जो आम पीपल अगर कोई वोटिंग करता है तो उसकी वोट की वैल्यू वन है, तो अगर कोई हमारा पीएम है अगर उसकी वोट की वैल्यू 100 है। वो ऐसा नहीं होता है। चाहे कॉमन पीपल हो, चाहे कॉमन हो, चाहे वो हमारे कंट्री का कोई भी अदर ऑफिसर या कोई भी उच्च अधिकारी हो, तो वो जो है उसकी जो वोट की वैल्यू है वो सिंगल ही होगी। इसके बारे में एक और इंपॉर्टेंट बात जो हमको जानने की बहुत ज्यादा जरूरी है, वन मैन वन वोट। तो वन मैन वन वोट का जो प्रिंसिपल है वो किसने दिया था? तो वो दिया था जेरेमी बेंथम ने। तो ये जो कंसेप्ट है, जो इसके प्रिंसिपल्स है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वन मैन वन वोट का जो कंसेप्ट है तो वो किस थिंकर के द्वारा प्रेजेंट किया गया था? तो वो प्रेजेंट किया था जेरेमी बेंथम के द्वारा। नेक्स्ट हम बात करें पॉलिटिकल इक्वालिटी। अगर हम पॉलिटिकल इक्वालिटी की बात करें तो कि इसमें यह बोला गया है कि जो डेमोक्रेटिक कंट्री होती है उसको सभी जो सिटीजन होते हैं तो उनको फंडामेंटल राइट्स होते हैं कि वो पॉलिटिकली इक्वल हों, वो सभी इक्वल हैं, किसी भी टाइप का उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो हम बात करेंगे सऊदी अरेबिया की। सऊदी अरेबिया में सऊदी अरेबिया में जो वुमेन्स हैं, उनको 2015 तक वोटिंग का राइट नहीं था। उनको वोटिंग राइट नहीं था। तो ये क्या, इसको हम पॉलिटिकल इक्वालिटी बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। एक और है जो कि है इस्टोनिया। एक कंट्री है जो कि नियर है रशिया के। आपको पता ही है कि जो हमारा रशिया है उसको पहले क्या बोला जाता था? यूएसएसआर।
तो यूएसएसआर में जो एस्टोनिया है वो रशिया का ही एक पार्ट होता था, यूएसएसआर का पार्ट होता था। बट तो इस वजह से जो रशिया के कुछ लोग हैं वो भी इस जगह पे रहते थे, एस्टोनिया में रहते थे। बट जब उसका कोलैप्स हुआ, रशिया का जो यूएसएसआर का कोलैप्स हुआ और रशिया में डिवाइड हो गया, तो जो एस्टोनिया है वो भी एक कंट्री बन गया। तो यहां पे जो रशियन मिनॉरिटी है उनको जो वोटिंग राइट्स हैं वो भी बहुत मुश्किल से मिलते हैं। एस्टोनिया में जो रशियन मिनॉरिटी है उसको वोटिंग राइट्स बहुत मुश्किल से मिलते हैं। तो इसकी वजह से हम ये बोल सकते हैं वहां पे पॉलिटिकल इक्वालिटी ना होने की वजह से वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जो लिमिट सेट की जाती है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा सिटीजन राइट्स की, कि जो लिमिट्स है गवर्नमेंट की लिमिट्स भी होनी चाहिए। अगर हम बात करें, हम जिम्बाब्वे की बात करें, जिम्बाब्वे कंट्री की बात करें तो वहां पे एक पार्टी है, उस पार्टी का नाम है जानू पीएफ। तो उस पार्टी का नाम है जानू पीएफ। तो उस जानू पीएफ की जो पार्टी है उसमें पर्सन है जिनका नाम है रॉबर्ट मागबे हैं। तो वो कंटिन्यूली जो इलेक्शंस हैं वो जीत रहे हैं, कंटिन्यू जो इलेक्शन है वो वोन कर रहे हैं। तो इसके पीछे क्या रीजन है? इसके पीछे रीजन है कि जो सारी पावर्स हैं, तो सारी पावर्स जो आपको पता ही है, अब हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन है तो कॉन्स्टिट्यूशन में टाइम टू टाइम अमेंड कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो इन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अमेंड किया गया है। तो वो सारी पावर्स किसके पास हैं? तो रॉबर्ट मुगाबे के पास जो सारी पावर्स हैं, इनके पास सारी पावर्स हैं। तो और इन्होंने किसी भी जो अगर हम प्रोटेस्ट की बात करें, तो इन्होंने प्रोटेस्ट को इलीगल डिक्लेयर किया हुआ है। और ये ऑपोजिशन पार्टी है, जो ऑपोजिशन पार्टी है उसकी मीटिंग को ये नहीं, उसको बहुत ही हिरास किया जाता है। जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं उसको बहुत ही ज्यादा हिरास किया जाता है, उनको मीटिंग नहीं करने दी जाती। तो जिस वजह से हम इसको क्या हम इसको डेमोक्रेटिक बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। जो अगर हम बात करें, जो रूल होता है, जो हमारी गवर्नमेंट होती है, या तो वो रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग काम करती है, या तो वो रूल ऑफ के अकॉर्डिंग काम करती है, या वो रूल बाय के अकॉर्डिंग, रूल बाय लॉ और या रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग काम करती है। रूल ऑफ की अगर हम बात करें, रूल ऑफ का मतलब है कि जो कानून है, जो कानून पहले से बनाए गए हैं, उसको बनाए गए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो गवर्नमेंट है वो अपना काम करेगी। अगर हम रूल बाय की बात करें, तो रूल बाय लॉ है, तो ये जो शासन है, जो रूलर है, वो अपने अकॉर्डिंग जो लॉज में चेंजेस कर सकता है। तो इस वजह से जो जिम्बाब्वे का जो है, तो इस वजह से क्या वो डेमोक्रेटिक कंट्री है? नहीं, वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। लास्ट अगर हम बात करें, जो ओपोजिशन पार्टी की बात करें, कि जो ओपोजिशन पार्टी है
जो इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के बाद फ्री होती हैं, जो फ्रीली काम कर सकती हैं। जैसे कि हमने लास्ट में भी देखा कि जहां हमने इस लास्ट स्लाइड में देखा कि जो जिम्बाब्वे के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जो प्रेसिडेंट हैं रॉबर्ट मुगाबे, वो अपनी जो ओपोजिशन पार्टीज है उसको हैरास करते हैं। वो जो ओपोजिशन जो पार्टीज हैं उनकी मीटिंग नहीं होने नहीं दी जाती। तो इस वजह से जो ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। तो आई होप आपको इतना क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट अगर हम इसकी मेरिट्स और डिमेरिट्स की बात करें, फर्स्ट हम बात करते हैं अगेंस्ट द डेमोक्रेसी। अगर अगेंस्ट और डेमोक्रेसी की बात करें, जो लीडर्स हैं, लीडर्स कीप चेंज इन द डेमोक्रेसी। जो डेमोक्रेसी है उसमें जो लीडर्स हैं वो अपने अकॉर्डिंग चेंजिंग्स करते रहते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, अगर गवर्नमेंट है, कोई ए टाइप की गवर्नमेंट है, उसने अगर कोई काम या कोई पॉलिसी को स्टार्ट किया है जो कि 50% तक कंप्लीट हो गई है, तो उसके बाद इसके बाद जो बी टाइप की गवर्नमेंट आएगी तो वो अपनी न्यू पॉलिसीज या अपने वर्क की ओर ध्यान देगी, वो इस पॉलिसी पर ध्यान नहीं देगी। तो ये भी जो पॉलिसीज है ये जो हाफ कंप्लीट होती है, हम बोल सकते हैं कि 50% कंप्लीट होती है, तो ये दोनों पॉलिसी अच्छे ढंग से काम नहीं कर पाती हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जो डेमोक्रेसी की लीडर्स हैं वो डेमोक्रेसी में अपने अकॉर्डिंग चेंजेस करते रहते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें पॉलिटिकल कंपटीशन की बात करें या पावर प्ले की बात करें, तो ये हमारी डेमोक्रेसी में बहुत ज्यादा है। अगर हम बात करें, हाँ आपको पता ही है हमारे इंडिया में जो कुछ पार्टीज हैं जो कास्ट बेस्ड हैं, जो रैशनल बेस्ड पार्टीज हैं, वो अपने जो लोग होते हैं अपने पीपल्स के इंटरेस्ट में काम करते हैं, वो पब्लिक के इंटरेस्ट में काम नहीं करते। तो ये जो कंपटीशन है ये कंटिन्यू चलता रहता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें लीड्स टू बी डिले, अगर हम इसको अच्छे से समझने की कोशिश करें, आपको पता ही है कि हमारे जो कोई भी काम है, कोई भी लॉ है, लॉ बनाने के लिए लोकसभा पहले जो बिल होता है वो लोकसभा में जाता है, उसके बाद जो बिल है वो राज्यसभा में जाता है और उसके बाद प्रेसिडेंट के पास जाता है। अगर हम बात करें, अगर राज्यसभा या प्रेसिडेंट किसी भी टाइप का वो बिल में अमेंडमेंट्स कर दें तो वो बिल है वो दोबारा जो है लोकसभा में जाएगा, लोकसभा बाद जो राज्यसभा में जाएगा, उसके बाद प्रेसिडेंट के पास आएगा। तो इस वजह से जो हमारा जो ये डिले है, काम में डिले होता रहता है। लीडर्स टू बी बैड डिसीजन, अगर हम बात करें कि हमारे जो लीडर्स हैं, जो हमारे लोग डेमोक्रेसी में लीडर्स होते हैं, वो इतने जो गुड डिसीजन लेने के लिए एबल नहीं होते। वो कुछ ऐसे डिसीजन ले लेते हैं जो पब्लिक वेलफेयर में या पब्लिक गुड के लिए अच्छा नहीं है। तो इस वजह से जो हमारी डेमोक्रेसी है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगर ये रिपीट हो गया है तो नेक्स्ट अगर हम बात करें करप्शन की बात करें, तो अगर हम ये बात करें कि डेमोक्रेसी में जो करप्शन है वो भी बहुत ज्यादा है। आपको पता ही है कि जो इलेक्शंस के टाइम जो लीडर्स हैं तो वो कई टाइप के करप्शन करके या जो अपने जो करप्शन के जरिए वो अपना सेल्फ इंटरेस्ट को फुलफिल कर लेते हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ी मेजर प्रॉब्लम है हमारे इंडिया में। नेक्स्ट है जो ऑर्डिनरी पीपल्स हैं, उनको ये नहीं पता कि उनके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। अगर हम कॉमन पीपल की बात करें, जो आम लोग हैं, वो आम लोगों को जो एजुकेशन की डेवलपमेंट ना होने की वजह से कुछ लोगों को अपनी अवेयरनेस इतनी नहीं है कि क्या उनके लिए अच्छा है, क्या उनके लिए बुरा है। तो अगर हम नेक्स्ट बात करें आर्गुमेंट फॉर डेमोक्रेसी, अगर उसके डेमोक्रेसी के मेरिट्स की बात करें, आपको पता ही है कि
1958 में अकाल आया था, जो कि जिसने कि चाइना में बहुत ही ज्यादा इफेक्ट किया था। यहाँ पे बहुत ज्यादा जो लोग हैं उनकी डेथ हो गई थी। बट उसके मुकाबले जो इंडिया में इसका इफेक्ट कम देखने को मिला। क्यों? क्योंकि जो इंडिया की पॉलिसी है, जो इंडिया की पॉलिसी है वो अच्छी डेमोक्रेटिक पॉलिसी होने की वजह से एक कम जो है इफेक्टिव हुआ। अगर हम बात डेमोक्रेसी की बात करें, ये जो डेमोक्रेसी है मोर अकाउंटेबिलिटी है, अर्थात हमारी जो डेमोक्रेसी है वो एक रिस्पॉन्सिबल डेमोक्रेसी है। कैसी डेमोक्रेसी है? रिस्पॉन्सिबल डेमोक्रेसी है। आपको पता ही है हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारी जो गवर्नमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल होती है पार्लियामेंट के सामने। तो इस वजह से ये हमारे मोर अकाउंटेबिलिटी है हमारी डेमोक्रेसी में। और क्वालिटी ऑफ डिसीजन, इसको हम समझने की आप समझते हैं कि मान लीजिए आपने कि पहले ए टाइप की गवर्नमेंट को चूज किया। अगर वो ए टाइप की गवर्नमेंट जो आप पब्लिक वेलफेयर में या पब्लिक इंटरेस्ट में काम नहीं कर रही है, तो एवरी 5 ईयर बाद हमारी गवर्नमेंट के इलेक्शंस होते हैं। आप चाहें तो वो गवर्नमेंट है उसको चेंज भी कर सकते हैं, या अगर ये पब्लिक इंटरेस्ट में काम कर रही है तो आप जो है इसको दोबारा चूज कर सकते हैं। तो आपकी जो डिसीजन है, जो डिसीजन होता है तो उसमें जो क्वालिटी है वो इंक्रीज होती है। नेक्स्ट हम बात करें जो डेमोक्रेसी के मेथड्स, जो डेमोक्रेसी है वो प्रोवाइड करती है मेथड्स, ऐसे मेथड्स प्रोवाइड करती है जो डिफरेंस और कन्फ्लिक्ट को दूर करती है। हमारी जो डेमोक्रेसी है वो ऐसे नए नए मेथड्स हैं जो जिसके द्वारा जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं या डिफरेंसेस होते हैं उनको दूर किया जाता है। पॉलिटिकल इक्वालिटी एंड रिस्पेक्ट ऑफ राइट्स, अगर हम बात करें कि हमारे जो इंडिया में सब इक्वालिटी, सबको इक्वालिटी है, सबको वोटिंग राइट्स है, सभी के जो राइट्स का रिस्पेक्ट किया जाता है। आपको पता ही है अगर आप हमारे कोई फंडामेंटल राइट्स की जो अगर कोई अगेंस्ट काम करता है तो उसके तहत हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो इस वजह से ये एक हमारा जो डेमोक्रेटिक कंट्री है। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो डेमोक्रेसी है वो बेटर है अदर गवर्नमेंट से। जैसे कि हमने पहले बात की थी कि मोनार्की गवर्नमेंट होती है, डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट होती है, मिलिट्री गवर्नमेंट होती है। तो ये उससे अच्छा, मतलब उनसे बोला गया है कि जो डेमोक्रेसी है उन सबसे बेस्ट गवर्नमेंट है, उनसे बेस्ट गवर्नमेंट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगर इसके ब्रॉडर मीनिंग की बात करें, क्या जो डेमोक्रेसी है ये आपको पता ही है कि जो हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री है, अगर हम बात करें कि हमारे जो इंडिपेंडेंट डे था 1947 के बाद बहुत सारे जो हमारे चेंजेस आए हैं। तो ये चेंजेस हमारे किस वजह से आए हैं? जो हमारी जो नीड्स हैं उनके अकॉर्डिंग, हमारे पब्लिक इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हमारी डेमोक्रेसी में टाइम टू टाइम चेंजेस आते रहते हैं। जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं तो उनका इसके में बहुत बड़ा योगदान है कि जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है जिसको हम इलेक्ट करके हमारी गवर्नमेंट के रूप में भेजते हैं, तो वो जो है वो डेमोक्रेसी को और ब्रॉडर कर रही हैं। अगर हम बात करें क्या जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है ये जरूरी है, अगर हम बात करें कि जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है वो हमारे लिए जरूरी है, तो हम बोल सकते हैं कि हाँ ये रिप्रेजेंटेटिव बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम इसको एक एग्जांपल में वे में बात करें, एंशिएंट टाइम में जो ग्रीक लोग होते, इथेन में जो इथेन था वो छोटे छोटे पार्ट्स में बंटा हुआ था, वो डिवाइड था छोटे छोटे पार्ट्स में। वहां पे क्या होता था कि जो लोग होते थे अगर किसी भी टाइप की उनको कोई प्रॉब्लम आती थी तो वो सभी मिलके उस प्रॉब्लम का हल ढूंढ लेते थे। बट अगर हम बात करें आज के टाइम में देखा जाए कि जो पब्लिक लोग हैं वो बहुत बिजी हैं, उनके पास
इतना टाइम नहीं है कि वो जो हमारी पॉलिटिकल में डायरेक्ट पार्टिसिपेट कर सकें, तो इस वजह से वो अपने रिप्रेजेंटेटिव चुन के जो भेजते हैं, जो हमारी गवर्नमेंट चलाते हैं, जो हमारी गवर्नमेंट के रूप में वर्क करता है। अगर हम लास्ट की बात करें, क्या डेमोक्रेसी वर्सेस गुड डेमोक्रेसी, तो ये जो डेमोक्रेसी है ये है हमारी गवर्नमेंट जो काम करती है। और अगर हम गुड डेमोक्रेसी की बात करें तो गुड डेमोक्रेसी का मतलब है वो काम जो पब्लिक वेलफेयर में किया जाता है, जो पब्लिक इंटरेस्ट में किया जाता है, जिससे हमारी सारी कम्युनिटी का डेवलपमेंट हो, जिसका हमारी कम्युनिटी को उसके बेनिफिट्स हों। तो इससे हम देख सकते हैं तो कि जो हमारी डेमोक्रेसी है, हमारी कंट्री में जो डेमोक्रेसी है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। हमारी कंट्री इनडायरेक्ट डेमोक्रेटिक कंट्री है, क्योंकि लोग इसमें जो अपने रिप्रेजेंटेटिव चुन के भेजते हैं, जो हमारी गवर्नमेंट के रूप में वर्क करते हैं। तो आई होप आपको मेरा ये जो टॉपिक है वो समझ आ गया होगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आपको नोट्स लेने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।